Assalamu alaikum everyone, my name is Taiba Saeed. Today I am going to discuss about a vaporizer. Definition of vaporizer. Vaporizers are devices that convert a liquid into a gas or vapor. वेपोराइजर्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि किसी लिक्विड को गैस या वेपर में कन्वर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एनेस्थीसिया में जब लिक्विड एजेंट जैसे आइसोफ्लुरेन दिया जाता है तो उसे वेपोराइज़र के ज़रिए वेपर फॉर्म में बदला जाता है ताकि पेशेंट उसे इनहेल कर सके। लिक्विड को गैस या वेपर में हीटिंग या प्रेशर के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है। Saturated vapor pressure and concentration. SVP is the pressure exerted by a vapor in equilibrium with its liquid phase at a given temperature. Saturated vapor pressure यानी SVP वो प्रेशर होता है जब वेपर और लिक्विड एक बैलेंस में होते हैं। जैसे कि अगर आप पानी को एक क्लोज कंटेनर में हीट करें तो एक वक्त आता है जब वेपर और लिक्विड दोनों स्टेबल फॉर्म में हो जाते हैं, तो उस वक्त जो प्रेशर डेवलप होता है वो SVP कहलाता है। Definition of vapor. A substance in its gas phase at a temperature below its critical temperature. वेपर वो गैसियस फॉर्म होती है जो लिक्विड से बनती है लेकिन स्टिल इट्स बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब इजी लिक्विफाई हो सकती है। SVP शोज़ एवेपोरेशन टेंडेंसी, यानी अगर किसी लिक्विड का SVP ज़्यादा है तो उसका मतलब है वो जल्दी वेपर बन जाता है, जैसे कि डिसफ्लूरेन। इस पे टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ने से मालिक्यूल फास्ट मूव करते हैं जिसकी वजह से SVP भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये डिफरेंट एनेस्थेटिक एजेंट का SVP दिया गया है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ईथर का 59 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हेलोथेन का 32, इनफ्लूरेन का 23 SVP, डिसफ्लूरेन का 88.5, आइसोफ्लूरेन का 33 एंड सीवोफ्लूरेन का 21। Factors affecting SVP. The SVP of a liquid is affected by a temperature and the intermolecular forces between its molecule. SVP मेनली दो चीज़ों से इफेक्ट होता है, एक टेम्परेचर और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी मालिक्यूल के दरमियान की जो बॉन्डिंग होती है उससे भी इफेक्ट होता है। फर्स्ट वन है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो मालिक्यूल ज़्यादा एनर्जी लेते हैं और इजीली वेपर बन जाते हैं जिसकी वजह से SVP इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे कि समर में पानी जल्दी वेपोरेट होता है। सेकेंड वन इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। SVP इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से भी इफेक्ट होता है, यानी अगर मालिक्यूल्स के दरमियान की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो, जैसे कि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है तो उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से SVP लो होता है। ये ग्राफ डिफरेंट एनेस्थेटिक एजेंट्स का SVP और टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है। इसमें जो एक्स एक्सिस है ये लाइन टेम्परेचर इंक्रीज़ को शो करती है जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक शो कर रही है, एंड वाई एक्सिस जो लेफ़्ट साइड पे है वो बता रही है कि एजेंट का वेपर प्रेशर कितना है एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, और वाई एक्सिस जो राइट साइड पे है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का परसेंटेज शो कर रही है। इसमें जो डिफरेंट लाइंस कलरफुल लाइंस शो की गई हैं उनमें जो रेड लाइन है वो हेलोथेन है, इसका मीडियम SVP है जो कि टेम्परेचर के साथ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है। पिंक लाइन आइसोफ्लूरेन को शो कर रही है, इसका हाईएस्ट SVP है सबसे ज़्यादा, यानी ये टेम्परेचर के साथ शार्प इंक्रीज़ करती है। ऑरेंज लाइन इनफ्लूरेन को शो कर रही है, इसका मॉडरेट SVP है, यानी ये हेलोथेन और सीवोफ्लूरेन दोनों के दरमियान है। सीवोफ्लूरेन येलो लाइन है, ये आइसोफ्लूरेन से कम इसका SVP है ये, बट ये स्टिल सिग्निफिकेंट है। उसके बाद ग्रीन लाइन में मिथॉक्सीफ्लूरेन को शो कर रही है, इसका SVP सबसे ज़्यादा कम है, यानी ये टेम्परेचर के साथ बहुत कम इफ़ेक्ट हो रही है। इस ग्राफ का मकसद हमारे पास क्या है, यानी जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ही एजेंट इजीली वेपोराइज हो जाएगा। आइसोफ्लूरेन वेपोराइजेज होता है बहुत जल्दी, इसीलिए इसके लिए एक्यूरेट कंट्रोल ज़रूरी होता है। मिथॉक्सीफ्लूरेन का वेपर प्रेशर बहुत लो होता है तो उसके लिए इसीलिए उसके लिए अलग वेपोराइज़र डिज़ाइन किए जाते हैं। वेपोराइज़र्स इन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में वेपोराइज़र का काम है लिक्विड एनेस्थेटिक को कंट्रोल वेपर में बदलना और वो वेपर एक्यूरेट डोज में पेशेंट को देना। ये प्रोसीजर ज़रूरी है ताकि ना ओवर डोज हो और ना अंडर डोज। पहले के वेपोराइज़र्स पेशेंट की ब्रीथिंग एफर्ट पर डिपेंड करते थे, जैसे कि क्लोरोफॉर्म शॉक गैस, और मॉडर्न वेपोराइज़र जो आजकल के वेपोराइज़र्स हैं वो ऑटोमेटिक कैलिब्रेटेड डिवाइसेज हैं जो कि एग्जैक्ट कंसंट्रेशन डिलीवर करती हैं, जैसे कि ड्रैगर या टेक वेपोराइज़र्स।
टाइप्स ऑफ वेपोराइज़र। एनेस्थीसिया में अलग अलग टाइप्स की वेपोराइज़र यूज़ किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन एजेंट प्रॉपर्टीज़। बेसिकली इसके इम्पॉर्टेंट दो मेन वेपोराइज़र हैं। फर्स्ट वन इज़ वेरिएबल बाईपास वेपोराइज़र। ये कॉमन वेपोराइज़र है जो कि गैस के एक पार्ट को बाईपास करते हैं और बाकी जो पार्ट होता है वो लिक्विड एजेंट के कॉन्टैक्ट में आके वेपोराइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हेलोथेन या आइसोफ्लूरेन के लिए टेक 5 या टेक 7 वेपोराइज़र यूज़ किए जाते हैं। सेकंड इज़ डिसफ्लूरेन वेपोराइज़र। डिसफ्लूरेन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है यानी 22.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसीलिए इसके लिए स्पेशल हीट वेपोराइज़र यूज़ किए जाते हैं जैसे कि टेक 6 जो उसे स्टेबल वेपर में बना के रखता है। Draw-over vaporizer. A draw-over vaporizer is a type of vaporizer used in anesthesia that allows for the delivery of a consistent and calculable concentration of anesthetic vapor to a patient. ड्रा-ओवर वेपोराइजर्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि एनेस्थीसिया के दौरान पेशेंट को कंट्रोल अमाउंट में वेपर फॉर्म एनेस्थेटिक एजेंट डिलीवर करती हैं। ये सिंपल और इफेक्टिव डिवाइसेस हैं जो कि स्पेशली फील्ड या रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि OMV यानी ऑक्सफोर्ड मिनिएचर वेपोराइज़र एक पॉपुलर ड्रा-ओवर वेपोराइज़र है जो फील्ड हॉस्पिटल या मोबाइल सेटअप में यूज़ किया जाता है। ड्रा-ओवर वेपोराइज़र का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि ये मिनिमल इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब पेशेंट की ब्रीथिंग को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है इसमें। यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ना हो और मशीन ड्राइवन फ्लो ना हो तो ड्रा-ओवर वेपोराइज़र ब्रीथिंग सिस्टम के अंदर यूज़ हो सकता है जहाँ पेशेंट अपने सांस से वेपर को ड्रा करता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सफोर्ड मिनिएचर वेपोराइज़र. The OMV is a draw-over vaporizer that can be used with the various volatile agents by adjusting the scale on the dial. OMV एक क्लासिक ड्रा-ओवर वेपोराइज़र है जो वोलेटाइल एजेंट जैसे हेलोथेन, ईथर या आइसोफ्लूरेन के साथ काम करता है। इसमें एक डायल होता है जो कि एजेंट की कंसंट्रेशन सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर ईथर यूज़ करना हो तो डायल स्केल को ईथर सेटिंग पर सेट करते हैं और पेशेंट जब इनहेल करता है तो ईथर वेपर ब्रीथिंग सिस्टम में जाता है। वेपोराइज़र इन सर्कल वर्सेस आउट ऑफ सर्कल। इन एनेस्थीसिया सिस्टम वेपोराइज़र दो तरह से लगाया जा सकता है, VIC और आउट ऑफ सर्कल। इन दोनों कन्फिग्रेशंस का समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि सेफ़ और इफेक्टिव एनेस्थीसिया दिया जा सके। वेपोराइज़र इन सर्कल क्या होता है? जब वेपोराइज़र ब्रीथिंग सर्किट के अंदर लगाया जाए मतलब पेशेंट के इनहेल और एक्सेल दोनों का पार्ट हो तो उसे VIC कन्फिग्रेशन कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वेपोराइज़र पेशेंट के सर्किट का हिस्सा होता है, एक्सेल ब्रीथिंग भी वेपोराइज़र के थ्रू गुजरता है। वेपोराइज़र डायरेक्ट गैस मिक्सचर में एनेस्थेटिक एजेंट ऐड करता है बिफोर रीचिंग द पेशेंट। इसका फ़ायदा हमारे पास क्या है? एनेस्थेटिक एजेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी कम क्वांटिटी में काम हो जाता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये हो सकता है कि ज़्यादा प्रिसाइज कंट्रोल मिलता है एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन पर। लेकिन इसके हमारे पास नुकसान भी हो सकता है जिसमें आ जाता है कि यानी ब्रीथिंग सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ सकता है स्पेशली अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग कर रहा हो तो। और इसमें सिस्टम थोड़ा कम्प्लेक्स भी हो जाता है मैनेज करना। जैसे कि अगर आप OMV यूज़ कर रहे हैं इन अ फील्ड सेटअप विद अ क्लोज सर्किट के साथ तो VIC कन्फिग्रेशन हो सकती है। आउट ऑफ सर्कल वेपोराइज़र देखते हैं अब। जब वेपोराइज़र ब्रीथिंग सर्किट के बाहर होता है और फ्रेश गैस फ्लो के साथ वेपोराइज़र मिक्स होता है बिफोर गोइंग टू द पेशेंट तो उसे कहते हैं आउट ऑफ सर्कल कन्फिग्रेशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है वेपोराइज़र ब्रीथिंग सर्किट का हिस्सा नहीं होता। फ्रेश गैस पहले वेपोराइज़र से गुजरती है और फिर पेशेंट के सर्किट में जाती है। एक्सेल्ड गैस वेपोराइज़र से वापस भी नहीं गुजरती इसमें। इसके एडवांटेजेस में आ जाता है कि सिस्टम बहुत सिंपल और इजी होता है, इजी टू यूज़ होता है। ब्रीथिंग रेजिस्टेंस कम होती है इसमें जो कि स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग के लिए सूटेबल होती है। इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है कि यानी ज़्यादा एजेंट वेस्ट हो सकता है, प्रिसाइज कंट्रोल समटाइम डिफ़िकल्ट होता है इसमें। मॉडर्न टेक वेपोराइज़र जो कि एनेस्थीसिया मशीन में यूज़ किए जाते हैं ये मोस्टली आउट ऑफ सर्कल सिस्टम्स होते हैं। बेनिफिट्स एंड यूजेस ऑफ ड्रा-ओवर वेपोराइज़र। अब देखते हैं कि ड्रा-ओवर वेपोराइज़र के फ़ायदे हमारे पास क्या हैं या इसके यूजेस क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ लाइट वेट एंड पोर्टेबल।
यानी आसानी से इनको कैरी किया जा सकता है, जो कि रिमोट या इमरजेंसी एरियाज़ के लिए आइडियल हो सकती हैं। मिनिमल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी पेशेंट की अपनी ब्रीथिंग से वेपर इजीली ड्रा हो सकता है। कैन बी यूज्ड विद इन द ब्रीथिंग सिस्टम यानी ये डायरेक्टली ब्रीथिंग सर्किट के अंदर लगाया जा सकता है। वर्साइल फॉर डिफरेंट एजेंट्स हेलोथेन ईथर या आइसोफ्लूरेन जैसे मल्टीपल एजेंट्स के साथ कंपैटिबल होता है। वेरिएबल बाईपास वेपोराइजर्स a reliable and reasonably accurate device used in anesthesia delivery। वेरिएबल बाईपास वेपोराइजर को प्लीनम वेपोराइज़र भी कहा जाता है। ये वेपोराइज़र एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जहाँ प्रिसाइज अमाउंट में एनेस्थेटिक एजेंट डिलीवर किया जाता है। जैसे कि कॉमन एग्जांपल है टेक 5 और टेक 7 वेपोराइज़र, जो मॉडर्न एनेस्थीसिया मशीन में यूज़ किए जाते हैं। अब देखते हैं कि वेरिएबल बाईपास वेपोराइज़र काम कैसे करते हैं, यानी इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। फ्रेश गैस फ्लो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसमें एक हिस्सा वेपोराइजिंग चैम्बर के थ्रू जाता है, जहां वो लिक्विड एनेस्थेटिक के कांटेक्ट में आता है और वेपर बन जाता है। दूसरा हिस्सा बाईपास रूट से डायरेक्टली निकलता है विदाउट वेपर के। दोनों स्ट्रीम बाद में मिक्स होती हैं और एक्यूरेट रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट देती हैं। यानी कि अगर आप आइसोफ्लूरेन का 1% देना चाहते हैं तो वेपोराइज़र का डायल एडजस्ट करके फ्रेश गैस और वेपोराइज गैस का मिक्सचर उस कंसनट्रेशन तक मेंटेन करेंगे। ये डायग्राम एक मॉडर्न मेडिकल वेपोराइज़र का फ्लो सिस्टम दिखा रही है। इसका पर्पज़ है एनेस्थेटिक वेपर्स को कंट्रोल करके पेशेंट को देना। अब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस डायग्राम की। पहले स्टेप है फ्रेश गैस इन फ्लो, यानी सिस्टम में ऑक्सीजन या एयर फ्रेश गैस के रूप में लेफ़्ट साइड से इंटर करती है। फिर उसके बाद बाईपास फ्लो होता है, यानी फ्रेश गैस दो रास्तों में डिवाइड हो जाती है। एक रास्ता वेपोराइजिंग चैम्बर के थ्रू जाता है, दूसरा रास्ता बाईपास लाइन से डायरेक्टली और फ्लो की तरफ जाता है। तीसरा स्टेप इसका आ जाता है कंसंट्रेशन सेटिंग डायल। ये टॉप पे दिया गया एक डायल है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है कि कितनी गैस वेपोराइजर चैम्बर में जाए। यूज़र इस डायल को घुमाकर रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन सेट करता है। फोर्थ स्टेप इसका आ जाता है वेपोराइजिंग चैम्बर और सम्प। यहाँ पर लिक्विड एनेस्थेटिक एजेंट होता है। फ्रेश गैस जब यहाँ से गुजरती है तो लिक्विड से कनेक्ट करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद सेचूरेटेड वेपर आ जाता है, यानी जो गैस वेपोराइजिंग चैम्बर से निकलती है वो वेपर एनेस्थेटिक वेपर हो जाती है। एंड लास्ट स्टेप इसका आ जाता है मिक्सिंग एंड आउटफ्लो, यानी सेचूरेटेड वेपर और बाईपास गैस आपस में दोनों मिलते हैं और फाइनल मिक्सचर डेल्ड इन कंसंट्रेशन के मुताबिक पेशेंट को डिलीवर किया जाता है। फीचर्स ऑफ वेरिएबल बाईपास वेपोराइज़र। वेरिएबल बाईपास वेपोराइज़र का करेक्ट यूज़ इंश्योर करता है कि पेशेंट की सेफ्टी को। फर्स्ट वन इज सेपरेटिंग रेशियो, यानी कितनी गैस वेपोराइजिंग चेम्बर में जाए और कितनी बाईपास करे। वेरिएबल बाईपास वेपोराइज़र सेपरेटिंग रेशियो को मेंटेन करता है और टेम्परेचर कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ताकि एसवीपी भी मेंटेन रहे। यानी अगर एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ जाए एसवीपी भी उससे बढ़ेगा, इसलिए मॉडर्न वेपोराइज़र टेम्परेचर कंपनसेटेड होते हैं टू मेंटेन स्टेडी आउटपुट। रिलायबल और रीजनेबली एक्यूरेट डिलीवरी होती है। उसके बाद हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होती है इसमें, इसीलिए ये स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग पेशेंट के लिए आइडियल नहीं होती। इन सर्कल यूज़ के लिए सूटेबल नहीं होता क्योंकि इसमें हाई रेजिस्टेंस होती है। एक्यूरेसी डिपेंड करती है एजेंट की सेचूरेटेड वेपर प्रेशर पे, जो कि हर वोलेटाइल एजेंट के लिए यूनिक होती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आइसोफ्लूरेन का SVP 238 mmHg है तो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए वेपोराइज़र को इसी SVP के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है। ये भी इसके हाई फ्लो कंसिडरेशन वेरिएबल बाईपास वेपोराइज़र का फीचर है। इसमें हाई फ्लो ऑफ कैरिड गैस थ्रू द वेपोराइजिंग चैम्बर कैन इफेक्ट एक्यूरेसी इफ नॉट प्रॉपर्ली मैनेज। इसमें भी एक्यूरेसी का ही बताया गया है कि वो एक्यूरेसी को कैसे इफेक्ट कर रही होती है। बॉयल्स बॉटल। बॉयल्स बॉटल को हेनरी बॉयल ने इन्वेंट किया था और ये पहला एनेस्थेटिक मशीन था।
इस डिवाइस में एक काउल होता था जो कि गैस को डायरेक्टली वोलेटाइल लिक्विड के सरफेस के ऊपर फ्लो करवाता था। गैस का फ्लो मैनुअल कंट्रोल होता था यूजिंग अ प्लंगर, जैसे गैस की प्रॉक्सिमिटी लिक्विड के सरफेस के पास या डोर एडजस्ट हुई थी। इससे एनेस्थेटिक वेपर का कंसंट्रेशन कंट्रोल होता था। लिमिटेशंस एंड इम्प्रूवमेंट। बॉयल्स बॉटल का सबसे बड़ा लिमिटेशन था कि ये टेम्परेचर चेंजेस को हैंडल नहीं कर पाती थी। जब वोलेटाइल लिक्विड ठंडा होता है वेपोरेशन कम हो जाती थी, जिससे एनेस्थीसिया डिलीवरी इनकॉन्सिस्टेंट होती थी। ये नीचे डायग्राम में टू इम्प्रूवमेंट शोन है। एक डायग्राम में बबलिंग शो की गई है और दूसरी में विकिंग। पहले हम बबलिंग को देख लेते हैं, यानी गैस को लिक्विड के अंदर बबल्स की फॉर्म में पास करवाया जाता है, जिससे लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ता है और ज़्यादा वेपोरेशन होती है। जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक में, फॉर एग्जांपल कार्बोनेटेड ड्रिंक में बबल्स का इफेक्ट होता है। सेकंड आ जाती हैं विक्स, यानी विक्स लिक्विड को स्प्रेड करती हैं और ज़्यादा सरफेस एरिया पे, जिससे वेपोरेशन और एफिशिएंट हो जाती है। जैसे हम ऑयल लैंप में विक्स यूज़ करते हैं ताकि ऑयल आसानी से वेपोरेट हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिलीवर कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट्स। फर्स्ट वन इज़ फ्रेश गैस फ्लो रेट। जितना ज़्यादा फ्रेश गैस फ्लो होगा उतना ही एनेस्थेटिक एजेंट पेशेंट तक जल्दी और ज़्यादा कंसंट्रेशन में पहुंचता है। जैसे कि अगर लो FGF यूज़ करो तो एजेंट का कंसंट्रेशन स्लो और कम होगा। सेकंड आ जाता है वेपोराइज़र सेटिंग, यानी वेपोराइज़र का डायल जितना ज़्यादा सेट करो उतनी ज़्यादा एनेस्थेटिक वेपर प्रोड्यूस होती है। यानी अगर डायल 2% पे होगा तो 2% एजेंट डिलीवर होगा। थर्ड वन इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड एनेस्थेटिक का सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बढ़ता है, जिससे ज़्यादा वेपर बनते हैं। यानी ठंडी जगह पे वेपर कम बनते हैं और गर्म जगह पे ज़्यादा वेपर बनेंगे। फोर्थ वन आ जाता है कैरियर गैस कंपोजिशन। नाइट्रस ऑक्साइड या ऑक्सीजन जैसी गैसेस वेपर को डाइल्यूट करती हैं। अगर नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादा है तो एनेस्थेटिक एजेंट का कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो सकता है। फिफ्थ वन इज़ सर्किट वॉल्यूम एंड कंप्लियंस। जितना ज़्यादा ब्रीथिंग सर्किट का वॉल्यूम और कंप्लियंस होगी उतना ही एनेस्थेटिक वेपर उसमें अब्जॉर्ब होगा और डिलीवरी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। लीक्स इन सर्किट। अगर ब्रीथिंग सर्किट या मास्क में लीक हो तो एक्चुअल एजेंट कंसंट्रेशन कम हो जाती है, यानी लूज मास्क से एनेस्थेटिक गैस पेशेंट तक कम पहुंचता है। पेशेंट ब्रीथिंग पैटर्न। पेशेंट अगर ज़्यादा डीप या फास्ट सांस ले रहा हो तो एनेस्थेटिक एजेंट डिलीवरी और कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। इन सब फैक्टर्स का कम्बिनेशन डिटरमाइन करता है कि पेशेंट को कितना प्रिसाइज एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन मिलेगा। इसलिए एनेस्थीसिया डिलीवरी में सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन वेपोराइज़र। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये मॉडर्न वेपोराइज़र कार के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जैसे काम करते हैं। लिक्विड एनेस्थेटिक एजेंट को प्रेशर के साथ स्प्रे किया जाता है। फ्रेश गैस स्ट्रीम में स्प्रे का अमाउंट एक ग्रेजुएटेड थ्रोटल वाल्व कंट्रोल कर रहा होता है, जिससे डिज़ायर कंसंट्रेशन मेंटेन होती है। ये सिस्टम टेम्परेचर चेंजेस से होने वाले वेपर प्रेशर वेरिएशन से इफेक्ट नहीं हो रहा होता। Some anesthetic machines use direct injection system similar to the car fuel injection system. एडवांस मॉडल्स में माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि एयर फ्लो और प्रेशर सेंसर से फीडबैक लेता है और नोज़ल ओपनिंग एडजस्ट करता है ताकि कंसिस्टेंट आउटपुट को इंश्योर कर सके। यानी अगर और इन्वायरमेंट में टेम्परेचर फ्लक्चुएट करे तो डायरेक्ट इंजेक्शन वेपोराइज़र उसका इफेक्ट कंपनसेट करता है और कांस्टेंट एजेंट डिलीवरी करता है। सिंपल वर्ड्स में हम इसकी समरी देखते हैं, यानी डुअल सर्किट वेपोराइज़र हीट और प्रेशर के ज़रिए डिसफ्लुरेंट को एक्यूरेटली डिलीवर करते हैं, जबकि डायरेक्ट इंजेक्शन वेपोराइज़र मॉडर्न फीडबैक सिस्टम यूज़ करते हैं ताकि एजेंट का एग्जैक्ट डोज मिला सके ब्रीथ के साथ, हर ब्रीथ के साथ, यानी उसे मिल सके। डिसफ्लुरेंट एक वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 22.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है कि हर रूम टेम्परेचर ज़्यादा हो, जैसे गर्म दिनों में ये लिक्विड अपने आप बॉईल कर सकता है। अगर डिसफ्लुरेंट नॉर्मल वेपोराइज़र में डाला जाए तो अनकंट्रोल वेपोरेट होकर डेंजरसली हाई कंसंट्रेशन डिलीवर कर सकता है, जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है।
इस प्रॉब्लम का सलूशन है ड्यूअल सर्किट वेपोराइजर। ये स्पेशली डिसफ्लूरेन के लिए बनाया जाता है। इस वेपोराइज़र में डिसफ्लूरेन प्रेशराइज कंटेनर में स्टोर किया जाता है अराउंड 200 किलो पास्कल, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लगभग डबल हो जाता है। साथ ही ये वेपोराइज़र डिसफ्लूरेन को हीटेड रखता है एट अराउंड 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि लिक्विड और वेपर का बैलेंस बरकरार रहे। ये सिस्टम डिसफ्लूरेन के वेपर आउटपुट को प्रिसाइजली कंट्रोल करता है ताकि हर ब्रीथ के साथ एग्जैक्ट डोज मिले। ये डायग्राम एक मेडिकल वेपोराइजर सिस्टम को शो कर रही है जो पेशेंट को कंट्रोल एनेस्थेटिक वेपोराइजर्स देने के लिए यूज़ की जाती है। इसके कंपोनेंट्स देखते हैं पहले। इसके कंपोनेंट में आ जाता है फर्स्ट वन हीटेड लिक्विड चैम्बर। ये चैम्बर लिक्विड को हीट करता है ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। इसमें टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मली यूज़ किया जाता है। दूसरा कंपोनेंट इसका है वेपर चैम्बर। ये जगह वेपर को कलेक्ट करती है और इसमें प्रेशर होता है 1550 mmHg। थर्ड कंपोनेंट है कंट्रोल डायल। इससे आप वेपर का फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा करने के लिए। फोर्थ कंपोनेंट है PR एंड VR, यानी प्रेशर एंड वेपर रेगुलेटर। ये दोनों सिस्टम के प्रेशर और वेपर के फ्लो को मेंटेन करते हैं। PR प्रेशर को कंट्रोल करता है, VR वेपर के फ्लो को कंट्रोल करता है। उसके बाद आ जाता है FGF यानी फ्रेश गैस फ्लो। ये ऑक्सीजन या दूसरी गैसेस होती हैं जो कि सिस्टम में आती हैं और वेपर के साथ मिक्स हो जाती हैं। अब इसका फ्लो पाथ देखते हैं। सबसे पहले लिक्विड हीट होता है और वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपर चैम्बर में कलेक्ट होता है। PR और VR इस वेपर को कंट्रोल करते हैं ताकि ये ना ज़्यादा हो और ना कम। ये कंट्रोल वेपर FGF के साथ मिक्स हो जाता है और फिर फाइनल मिक्सचर पेशेंट को डिलीवर किया जाता है थ्रू आउटलेट। वेपोराइज़र काम कर रहा होता है प्रेशर डिफरेंस पे, जहाँ फ्रेश गैस और वेपर के दरमियान एक स्पेसिफिक फ़्लो मेंटेन किया जाता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो, जैसे माउंट एवरेस्ट जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में, तो वेपोराइज़र की आउटपुट भी कम हो सकती है या डिफरेंट बिहेव कर सकता है। इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन वेपोराइज़र आउटपुट। The output of a vaporizer is influenced by atmospheric pressure. At high altitude, low atmospheric pressure, the partial pressure of the anesthetic agents is reduced. The concentration of the volatile agent delivered by the vaporizer changes with atmospheric pressure. हाई एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है वेपोराइजर के आउटपुट पे। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ एजेंट जैसे है कि हेलोथेन, ये चेंज नहीं होता विद एल्टीट्यूड। SVP डिपेंड कर रहा होता है ओनली टेम्परेचर पे। यानी ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि कुकिंग एट अ हाई एल्टीट्यूड, यानी अगर आप हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में जाके कुकिंग कर रहे होते हैं तो पानी जल्दी बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी पहले, लेकिन चीज़ें प्रॉपरली नहीं पकती। वैसे ही वेपोराइज़र में भी एजेंट डिलीवर तो हो रहा होता है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ या इफेक्ट होती है, जो उसका इफेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है। द सेचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द एनेस्थेटिक एजेंट रिमेन्स अनचेंज विद एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड के साथ ये चेंज नहीं हो रहा होता। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द एनेस्थेटिक एजेंट इज इफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फंक्शंस ऑफ द एनेस्थेटिक वेपोराइजर्स। फर्स्ट वन है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर, यानी वेपोराइजर लिक्विड एनेस्थेटिक एजेंट जैसे कि आइसोफ्लूरेन को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि पेशेंट को इजीली दिया जा सकता है थ्रू इनहेलेशन। ये ओवरऑल एनेस्थेटिक वेपोराइजर के फंक्शन दिए गए। सेकंड आ जाता है कंट्रोल डिलीवरी। ये डिवाइसेस प्रिसाइज अमाउंट में एनेस्थेटिक वेपर डिलीवर करती हैं ताकि पेशेंट को ना ज़्यादा और ना कम एनेस्थीसिया मिले, यानी प्रॉपर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को मेंटेन किया जाता है इसमें। थर्ड आ जाता है टेम्परेचर कंपनसेशन। वेपोराइजर टेम्परेचर चेंजेस को सेंस करके अपनी परफॉर्मेंस एडजस्ट करता है ताकि आउटपुट स्टेबल रहे। इवन अगर टेम्परेचर थिएटर का टेम्परेचर भी चेंज हो जाए तो उसको भी मेंटेन कर रहा होता है। फ्लो रेजिस्टेंस एंड सेफ्टी भी कार होता है। वेपोराइजर गैस फ्लो को रेगुलेट करता है और सेफ्टी फीचर्स होते हैं ताकि ओवरडोज या लीकेज ना हो। उसके बाद एनेस्थेटिक वेपोराइजर एजेंट स्पेसिफिक डिलीवरी करते हैं, यानी हर वेपोराइजर स्पेसिफिक एनेस्थेटिक एजेंट के लिए डिज़ाइन होता है, जैसे कि हेलोथिन के लिए अलग और सिवोफ्लुरेन के लिए अलग, ताकि एक्यूरेट डिलीवरी हो सके।
थैंक यू।